दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को एक नूडल्स में बॉयलर फटने से जहां कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले बिहार सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। बिहार में कल 121 दिन बाद 28 नए संक्रमित मरीज मिले, जहां सबसे ज़्यादा पटना में 10 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसमें से एक संक्रमित कतर से लौटा है। वहीं पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में मिला है। दूसरी तरफ पटना एम्स में रविवार को एक महिला की मौत हो गई कोरोना की वजह से। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में 25 अगस्त को 31 नए मामले सामने आए थे। वहीं बिहार में दूसरी बार है जब नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20 के पार पहुंची है और 12 दिसंबर को भी बिहार में 23 नए संक्रमित मरीज मिले थे। दोस्तों बात करते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। जब बात करें बिहार की तो फिर यहाँ भी मौसम बदलने लगा है। बीते सोमवार के दोपहर बाद बिहार के कई हिस्सों में बादल छाए रहे, जहाँ अधिकतम तापमान में कमी देखने को मिली। जहाँ आज यानी कि मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मंगलवार को बिहार के अधिकतम भाग में बादल छाए रहेंगे और 3-4 दिनों तक दिन का तापमान नीचे आएगा, जिससे कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 27 दिसंबर से बारिश होंगी, लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार 27 नहीं बल्कि आज 28 दिसंबर से कई जिलों में बारिश होगी। जब 29 दिसंबर को बारिश का दायरा और भी ज्यादा बढ़ेगा, जब बारिश की वजह से बिहार भर में यानी कि पूरे राज्य भर में कनकनी बढ़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन के द्वारा जाति आय और आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल में बिहार सरकार का RTPS ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको बता दूं कि ये प्रक्रिया बहुत पहले ही लागू हो चुकी है। बिहार में बहुत सारे भाई लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है, इसीलिए सोचे कि केडीबी लाइव के माध्यम से ये बात बताई जाए, फिर से बताई जाए, क्योंकि जिन भाई को नहीं मालूम है वो अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपने हाथ से अपना प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जहाँ उनको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह खबर के अनुसार बिहार के अंचल कार्यालय में जाति आय आवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हो रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत लोग मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन के द्वारा इस प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ठंड बढ़ते ही अंडे की चांदी बनाई है। जहाँ कुछ दिन पहले तक अंडे की दुकानों पर इक्का दुक्का नजर आने वाले ग्राहकों की जगह अब ग्राहकों की भीड़ नजर आने लगी है। हर 25-50 कदम पर अंडे की दुकान नजर आने लगी है और अब नंबर सिस्टम से ग्राहकों को अंडा मिलता है। यानी कि इस ठंड में अंडे का फंडा ही लोगों को ज्यादा भाने लगा है। टीवी के अलग अलग चैनलों पर दिखाए जा रहे विज्ञापन संडे हो या फिर मंडे, रोज खाए अंडे का असर या फिर हार कपा देने वाले ठंड से निजात की चाहत, ठंड भगाने और फिर गर्माहट पहुंचाने में अंडा भी भूमिका निभा रहे हैं। जहां अंडे के कई व्यंजन जैसे आमलेट, पाउच, एग रोल, अंडा करी आदि ठंड के इस मौसम में लोगों को खूब भा रहे हैं। अब तो होटलों में भी अंडे की मांग बढ़ चली है, जहां और ग्राहक गर्माहट के लिए अंडे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जहां बच्चों के साथ साथ अब गृहिणियां भी अंडे की फरमाइश करने लगी है। जहां एक तो बनाने में कम झंझट और ऊपर से समय की बचत, साथ ही साथ स्वाद भी लाजवाब। जहां इस ठंड में तो फिर बच्चे भी अंडे की फरमाइश करने लगे हैं और मज़े से खा भी रहे हैं। जहां ठंड के इस मौसम में मेहमानों का स्वागत भी अंडे
अंडे से ही चल रहा है। जहाँ छोटे परिवार के लिए तो इस मौसम में अंडे बड़े ही काम की चीज़ है। ना दाल की ज़रूरत और ना ही सब्जी का झंझट। जहाँ अंडा करी बनाइए और मज़े से खाना खाइए। मौसम के अनुकूल गुणकारी अंडे में जब इतने गुण विद्वान है और मांग बढ़ चली है तो फिर इसकी कीमत में उछाल तो लाजमी ही है। जहाँ वर्तमान में खुले बाजार में उबला अंडा 8 रुपये पाउच 12 रुपये की दर पर उपलब्ध है। इसके बावजूद भी ट्रक माल आ रहा है और खप रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले गरीब लोग ऑनलाइन के द्वारा राशन कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार से फ्री में अनाज प्राप्त कर सकते हैं। जहां ये प्रक्रिया बहुत पहले से ही लागू हो चुकी है। जहां इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2022 तक राशन कार्ड धारकों को फ्री में अनाज देने का ऐलान किया है। जहाँ अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा फटाफट राशन कार्ड बनवा लें। जहाँ इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2022 तक प्रति माह प्रति लाभुक 5 किलो खाद्यान्न यानी कि 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल मुफ्त में मिलेगा। अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल आदि कुछ भी चीज़ होनी चाहिए, तभी आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। जब मांझी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग भोज करने पहुंचे। जब मांझी ने खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को दही चूड़ा परोसा, लेकिन वहां ब्राह्मणों के साथ धक्का मुक्की हो गई और ब्राह्मण नाराज होकर बिना खाए ही बाहर निकल गए। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी ने अपने भोज में आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए शर्त रखी थी कि उनके वहाँ ऐसे ब्राह्मण आए जो मांस, मदिरा और मछली का सेवन नहीं करते हो, जो ब्राह्मण चोरी डकैती नहीं करते हो। इसी बात को लेकर वहां विवाद हो गया। जब ब्राह्मणों को इसी बात की आपत्ति थी, ब्राह्मणों ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, फिर यहाँ मदिरा पीने की बात कैसे कर रहे हैं? हम लोग मांझी जी से यही पूछने आए हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हम मांझी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। ब्राह्मणों ने कहा कि एक और भोज देते हैं और वही दूसरी ओर बैठने तक नहीं देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच शराब पीकर हंगामा कर रहे SSB जवान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जब मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के फड़िंगोरा स्थित SSB कैंप के पास देर रात शराब के नशे में एक जवान हंगामा कर रहा था। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा टाउन थाना पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच करके शराब पीकर हंगामा कर रहे आर्मी के जवान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत कल सासाराम पहुंचे थे। वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और लोगों से शराब से दूर रहने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पियोगे तो फिर इसी तरीके से मरोगे। हाल ही में खबर आई है कि जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हमने हाई लेवल मीटिंग की थी, जहाँ सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, ये बापू का कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर लोग शराब बेच रहे हैं और लोग शराब पी रहे हैं तो फिर ये बहुत दुखद बात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 10 जिलों में अब केंद्र सरकार भी जलवायु अनुकूल खेती शुरू करने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर में जिलों का चयन कर लिया है, जिसमें बिहार के भी 10 जिले हैं। केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों को चुना गया है, जिसमें है दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी शामिल है। सरकार का मानना है कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव खेती पर भी पड़ा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जलवायु अनुकूल खेती कारगर पहले हो सकती है। आपको बता दें कि पूर्व से ही बिहार सरकार बिहार के कई जिलों में जलवायु अनुकूल खेती प्रारंभ कर चुकी है, जिसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र की योजना राज्य सरकार की शुरू की गई योजना से अलग होगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारियां तेज हो गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 15 से 18
आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का ऐलान किया था। जहाँ ये टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होना है। ताज़ा खबर के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से हो जाएगी। जहाँ कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा के मुताबिक 15 से 18 साल की आयु के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। जहाँ इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए हैं। जहाँ यहाँ 10वां ID कार्ड जोड़ा गया है। इसे स्टूडेंट ID कार्ड नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर में नूडल्स बनाने की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री के मालिक समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। जहां वहां काम कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया था कि बॉयलर की सफाई नहीं होने पर विस्फोट हुआ था। आपको बता दो कि इस विस्फोट में दर्जनों मजदूरों की मौत हो गई और दर्जनों मजदूर घायल हो गए हैं, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा है। हादसे के बारे में वहाँ काम कर रहे एक मजदूर ने बताया है कि साल भर से बॉयलर गड़बड़ था, फिर भी 24 घंटे फैक्ट्री में लगाकर काम चल रहा था। जब से नाइट ड्यूटी शुरू हुआ तब से ही इसे ठीक करने की बात कही जा रही थी। इस साल से मेंटेनेंस के लिए कहा जा रहा था। लगातार 24 घंटे काम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। जिस मजदूर ने ये बात बताया वह इसी नूडल फैक्ट्री में काम करता था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने किसानों के साथ साथ पशुपालकों को भी KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इससे पशुपालकों को काफ़ी फायदा होगा। खबर के मुताबिक बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों को बिना गारंटी के 1.5 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। लोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड है उस व्यक्ति को बिना किसी गारंटी के 1.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए आप फटाफट इस कार्ड को बना लें। अगर आप इस कार्ड को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होगी, जिसमें से है 2 फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक। अगर आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप किसान जिला पशुपालन कार्यालय में जाकर के आवेदन जमा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस बेहतरीन मौका लेकर आया है। सरकारी नौकरी 2022 के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास सिपाही बनने का सुनहरा अवसर है। जब बिहार में उत्पाद एवं निबंधन विभाग की अधीन मद्य निषिद्ध सिपाही की 365 पदों के लिए बहाली निकली है। जब बिहार में शराबबंदी की सख्ती के बीच मद्य निषिद्ध सिपाही के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 19 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंडिडेट आने वाले 18 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। जब मद्य निषिद्ध सिपाही बनने के लिए लिखित परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि ब्राह्मणों और हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद से NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू ने जीतन राम मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम राम जपने की सलाह दे दी है। इस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नीरज सिंह बबलू कौन होते हैं मांझी जी को कुछ सलाह देने वाले। उन्होंने ये भी कह डाला है कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपने 4 विधायक हटा ले तो NDA की ये नेता सड़क पर आकर के राम राम जपने लगेंगे। दानिश रिजवान ने यह भी कहा है कि अगर वे अपने 4 विधायक हटा लें तो मंत्री बने फिर रहे NDA के नेता रोड पर चले जाएंगे और राम राम जपने लगेंगे। मंत्री का तमगा 1 मिनट में हट जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पटना के गर्दनी बाग में 13 दिन से पंचायत वार्ड सचिव का धरना जारी है। जहां अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे वार्ड सचिवों ने कल भाजपा कार्यालय का घेराव किया। भाजपा कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में वार्ड सचिव बैठे हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब बिहार के कई जिलों से वार्ड सचिव वहां पहुंचे। जहां उनका कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो फिर वे और उग्र आंदोलन करेंगे। जहां एक सदस्य ने बताया है कि हम लोग इससे पहले गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे, जहां अभी तक हमारी मांग नहीं सुनी गई। जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी भी सरकार में है, इसलिए आज हम लोग बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से हम लोग यहां पर बैठे हैं, 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई बात करने नहीं आया है। जब वार्ड सचिवों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अचानक 13 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान निकाल करके 1,14,691 वार्ड सचिवों को पद मुक्त कर दिया गया है। इनकी मांग है कि सरकार सभी
वार्ड सचिवों को अस्थायी करते हुए इन सभी के लिए एक सम्मानजनक वेतनमान का प्रावधान करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार से जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। जय महेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे सांसद महेंद्र प्रसाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थी। जहाँ इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जहाँ उनके निधन पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महेंद्र प्रसाद लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से जुड़े हुए थे। महेंद्र प्रसाद अपने तेज तर्रार रवैये के लिए पहचाने जाते थे। जब बिहार से आने वाले महेंद्र प्रसाद सबसे अमीर सांसदों में से एक थे। दोस्तों बात करते हैं कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर प्रशासन का कोई और विभाग कहीं छापेमारी करता है और आरोपी के घर से बेशुमार दौलत निकलती है। लेकिन यूपी में ये पूरी कहानी असल में देखने को मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए समाजवादी इत्र बनाने वाली पीयूष जैन के घर और दफ्तरों में पड़े IT के छापों से लगातार धन वर्षा हो रही है। जहाँ जैन के यहाँ से आयकर विभाग को 177 करोड़ रुपए तो केवल नकदी के रूप में मिले हैं। जहाँ CGST और इनकम टैक्स की जांच अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीयूष जैन के यहाँ जांच एजेंसियों को कन्नौज वाले घर में एक तहखाना भी मिला है, जहां से 150 किलो चांदी और 25 किलो सोने की सिल्लियां बरामद हुई है। जहाँ इनमें से चांदी की बाजार कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए और फिर सोने की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा जांच टीम को यहाँ से 107 करोड़ रुपए नगद अलग अलग मिले हैं। इस प्रकार देखा जाए तो फिर कुल मिलाकर अब तक एजेंसियों ने पीयूष जैन के पास से 284 करोड़ रुपए की रकम मिल चुकी है, बरामद कर चुकी है। वहीं पीयूष जैन के घर में बने तहखाने से नोटों से भरी 9 बोरियां बरामद हुई है। इस नकदी को अभी तक नहीं गिना जा सका है। इनकी गिनती करने के लिए बैंकों के अधिकारियों और नोट गिनने की 7 मशीनों को काम पर लगाया गया है। अनुमान है कि ये नकदी भी करीब 50 करोड़ रुपए हो सकती है। इसके साथ ही पीयूष जैन के घर में सीक्रेट लॉकर और अलमारियां मिली है, जिन्हें खोलने में अधिकारियों के भी पसीने आ गए। इसलिए अब लखनऊ से आर्किटेक्ट की टीम को बुलाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार की धर्म संसद में हेट स्पीच से उठे विवाद अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद भी विवादों के घेरे में आ गई है। जहाँ रविवार को हुए इस आयोजन में धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जहाँ इस दौरान कालीचरण महाराज ने नाथुराम गोडसे की तारीफ भी की है। जहाँ महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने कालीचरण महाराज की आलोचना की है। जहाँ वहीं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। उधर कालीचरण महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र के मंत्रियों नेताओं ने भी उनकी आलोचना की है। जहां कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि ये भगवाधारी फरोड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शरेआम गालियां दे रहे हैं, इसे तत्काल अंदर करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश ने रात्रि कर्फ्यू और संशोधित कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। आपको बता दो कि भारत का ओमिक्रॉन का आंकड़ा 500 अंक को पार करके 535 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अपने पहले ओमिक्रॉन मामले की सूचना दी, जिसके बाद प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। जब मध्य प्रदेश ने 9 मामले दर्ज किए हैं, ये सभी विदेशी यात्री थे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी वर्गों के लिए कई खास तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं समेत सभी वर्गों की आर्थिक मदद कर रही है। ऐसे में आज हम आपको केंद्र सरकार की ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत आपको सरकार से पूरे 10,000 रुपये मिल सकते हैं। तो आइए आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो आपको बता दें कि इस स्कीम का नाम PM स्वनिधि योजना है, जिसके तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को पूरे 10,000 रुपये का लोन दे रही है और इस लोन को लेने के लिए कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस लोन को समय पर वापस कर देते हैं तो फिर आपको सब्सिडी का भी फायदा मिलता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आखिर इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। तो इस स्कीम का फायदा नाई की दुकान, मोची, पनवाड़ी, धोबी, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रेडी टू ईट
स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला या फिर खोखा लगाने वाला, ब्रेड पकौड़े या फिर अंडे बेचने वाला, फेरिया वाला, स्टेशनरी बेचने वाले लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले लोन लेने वाले का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। ये लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 24 मार्च 2020 या फिर उससे पहले इस तरह के कार्य में लगे थे। इस लोन की योजना की तारीख मार्च 2022 तक ही है। तो जिन्हें ज़रूरत है वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी कर लें। स्ट्रीट वेंडर्स चाहे शहरी हो या फिर सेमी अर्बन ग्रामीण हो, उन्हें ये लोन मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल 2022 के शुरुआत के साथ ही आप पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। आपके लिए एटीएम से तय सीमा के बाद कैश निकालने पर पहले से ज्यादा चार्ज लगेगा। आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने की बैंकों की मांगों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1 जनवरी से एटीएम से कैश निकालना आपके लिए महंगा होने वाला है। जब बैंक ग्राहक की एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन के लिए पहले जितना भुगतान कर रहे थे, 1 जनवरी से उन्हें उससे ज़्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2022 से बैंक खाताधारकों को एटीएम से कैश निकालने पर पहले से अधिक चार्ज देना होगा। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन सीमा के बाद एटीएम से किसी भी तरह के लेन देन करने पर चार्ज लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2021 का आखिरी महीना अंतिम चरण में है। आज से ठीक 4 दिन बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। नए साल पर आम लोगों को महंगाई की सौगात मिलने वाली है। नए साल में खाने के तेल का भाव और बढ़ सकता है। साल 2022 में मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। महंगे रॉ मटेरियल के कारण साल 2021 में इन कंपनियों ने 2-3 बार प्राइस हाइक की है, यानी कि बढ़ाई है। कोरोना के कारण सप्लाई चेन सिस्टम बुरी तरीके से गड़बड़ा गया है। इसका असर भी कीमत पर दिख रहा है। एफएमसीजी कंपनियों ने कहा है कि वह अगले 3 महीने में प्रोडक्ट्स की कीमतों में 4 से 10% की बढ़ोतरी कर सकती है। दिसंबर महीने में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां पहले ही कीमत 3 से 5% तक बढ़ा चुकी है। इस महीने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन की कीमतों में तेजी आई है। माना जा रहा है कि 10% तक इनकी कीमतें और बढ़ेगी। दिसंबर 2020 के बाद से व्हाइट गुड्स की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि चौथी दफा की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी महंगाई का असर दिख सकता है। इस साल ऑटो कंपनियों ने कई बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई महिंद्रा एवं महिंद्रा, स्कोडा, वोल्क्सवैगन जैसी कंपनियां पहले ही कीमतों में इजाफा कर चुकी है। मारुति और हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि वे 2022 में भी कीमतों में इजाफा करेगी। एफएमसीजी कंपनियों की बात करें तो पिछले 2 तिमाहियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ब्रिटानिया, मेरिको जैसी कंपनियां कीमत में 5 से 12% तक बढ़ोतरी कर चुकी है। मार्च तिमाही तक इनकी कीमतों में 5 से 10% तक की एडिशनल बढ़ोतरी संभव है। डाबर कंपनी के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा है कि कंपनी ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए पहले ही कीमत 4% तक बढ़ा चुकी है। अगर महंगाई दर में सुस्ती नहीं आती है तो फिर कीमतों में और इजाफा किया जा सकता है, जो आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को महीने के अंतिम रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 84वां संस्करण था, जो साल का अंतिम एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरते खतरे, भारत के सफल कोविड टीकाकरण अभियान, किताब पढ़ने की आदत और एयरफोर्स हादसे पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह स्वच्छता अभियान के बारे में बातचीत की है। पीएम मोदी के मुताबिक नए केंद्रीय मंत्रालयों ने फाइलों और कागजातों की पुरानी प्रथाओं को बदलना शुरू कर दिया है और डिजिटलीकरण को अपनाया है। मन की बात सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किताबें न केवल ज्ञान प्रदान करती है, वे व्यक्तित्व और जीवन को भी आकार देती है। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतुष्टि की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा है कि वे मन की बात के श्रोताओं से 2021 में पढ़ी और पसंद की गई 5 पुस्तकों का जिक्र करने के लिए कहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस समय आप 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे ही रहेंगे। नए साल में हर व्यक्ति, हर संस्था आने वाले साल में कुछ और बेहतर करने, बेहतर बनने के संकल्प लेते हैं। ये जनशक्ति की ही ताकत है। सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। जहां अपने मोहल्ले या फिर शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की है।
दोस्तों, गाड़ी चलाने वालों के लिए काम की खबर है। जब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर लगाने, लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। जब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों को बेहद आसान कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उसको बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को यह सूचित किया गया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जहां उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजश्री के प्रेम विवाह को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी बनी हुई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे तेजस्वी ने अपनी शादी की बात सबसे पहले किससे कही थी। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर बात करते हुए उन्होंने बताया है कि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले उनसे और पिता लालू प्रसाद यादव से अपनी शादी की बात की थी। इस दौरान तेजस्वी यादव उनसे कहा था कि वे रेचल उर्फ राजश्री को पसंद करते हैं, जिसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव की शादी को लेकर हाँ कर दी थी, क्योंकि तेजस्वी इसी में खुश थे। प्रपोजल को लेकर बात करते हुए रेचल यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री रेचल ने बताया था कि पहले उन्होंने ही प्रपोज किया था, यानी कि रेचल ने ही तेजस्वी यादव को पहले प्रपोज किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पति यानी कि तेजस्वी यादव धरातल से जुड़े नेता हैं, उन्हें बिहार की जनता मुख्यमंत्री भी बनाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 9 से 12 के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं से पहले परीक्षा पे चर्चा के जरिए छात्रों को संबोधित करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2022 का ऐलान 26 दिसंबर 2021 को अपने इस साल के आखिरी मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि परीक्षा 2022 को लेकर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। 26 दिसंबर 2021 की मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि इस साल भी परीक्षाओं से पहले मैं छात्रों के साथ चर्चा की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद यानी कि 28 दिसंबर से यानी कि आज से mygovernment.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहे हैं। जब परीक्षा पे चर्चा में अपने सुझाव देने के लिए छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स 28 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने बीफ खाने को लेकर बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी के भी बीफ खाने पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्या खाएं और क्या नहीं, ये लोगों का निजी अधिकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने साथ ही कहा है कि मेरा मानना है कि यदि कोई अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए बीफ खाता है तो इससे किसी अन्य को परेशानी नहीं होना चाहिए। साथ ही लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पर भी उनकी आज़ादी बनी रहनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान तब आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम में वीर सावरकर की किताब में लिखे गए शब्दों का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदुओं को गाय का मांस खाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को राजस्थान पटना में शराबबंदी जागरूकता के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा से दिग्विजय सिंह के दिए गए इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन खाने पीने के लोगों की अपनी आज़ादी है और वे आज़ादी बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की दोबारा सरकार बनने पर एआईएमआईएम के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी जेएनयू धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। चौधरी ने इस बयान के बारे में बताया है कि मैंने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि अगर आप प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाते हैं तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जेएनयू धारण करते हुए नजर आएंगे और राम नाम का जाप करेंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के बख्तियारपुर जिले में तालिबानी फरमान एक बार फिर से जारी किया गया है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांद चौक करी हारा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में कई घरों को बैरिकेडिंग करके लोगों को नजरबंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 7 निवासी विकास कुमार शाह और उनके भाइयों के घर के आगे बांस बल्ला से घर को घेर लिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गाँव में एक भोज का आयोजन किया गया, जिस भोज में विकास कुमार शाह के परिवार भोज खाने नहीं गए थे, जिससे गुस्साए गाँव के मंजन ने घर वालों के घर के आगे बैरिकेडिंग करा दिया गया है और घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान घर के लोगों को बाहर आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों का आंदोलन स्थगित हो गया। जहां वहीं इस आंदोलन की अगुवाई रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि आंदोलन अभी स्थगित हुआ है, किसान 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं। जहां साथ ही उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के चुनाव लड़ने पर भी स्थिति साफ कर दी है। जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ना ही किसान कहीं गए हैं, ना सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीनों की ट्रेनिंग होगी। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। आंदोलन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। जो किसान गए हैं वे 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं। वहीं कल राकेश टिकैत ने कहा है कि देश के किसानों की जो मांग थी वे पूरी हो गई है और किसानों की जीत हो गई है। हमें चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि सड़कों पर आंदोलन करना है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि किसान किंग नहीं बल्कि किंग मेकर होते हैं। किसान जिसको चाहेगा उसकी ही सरकार बनेगी। किसानों को जो नज़रअंदाज करेगा वे सत्ता के गलियारों से हमेशा से दूर रहेगा। किसानों के एकजुटता और सरकार के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहने के कारण 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 76 अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को पत्र लिखा है। यह पत्र में हरिद्वार और दिल्ली में धार्मिक सम्मेलनों के दौरान भाषणों पर चिंता जताई है। कहा गया है कि सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सम्मेलनों के जरिए किए जा रहे घर वापसी और नरसंहार के आह्वान से देश के अल्पसंख्यकों के मन में खतरा पैदा हो रहा है। अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से धर्म संसद की आड़ में इन नफरती भाषणों पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ लगातार भाषण हुए, जहां अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने तक की बात कही गई थी। हरिद्वार और दिल्ली में धार्मिक सम्मेलनों के खिलाफ CCI को भेजे पत्र में दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण और वंद्रा ग्रोवर, सलमान खुर्शीद और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश सहित प्रसिद्ध वकीलों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में कहा गया है कि धर्म संसद में दिए गए भाषणों के दौरान पंडितों ने न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि विशेष समुदाय के लोगों की हत्या का खुला आह्वान किया है। जब पत्र में कहा गया है कि ये भाषण न केवल हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है बल्कि लाखों मुस्लिम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। उधर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और हथियार के इस्तेमाल के खुले आह्वान पर सोशल मीडिया पर नाराजगी और निंदा के 4 दिन बाद पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक वीडियो में साध्वी अन्नपूर्ण को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि अगर आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो फिर उन्हें मार दें। हमें 100 सैनिकों की जरूरत है जो जीतने के लिए 20 लाख को मार सके। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनका दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।